हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये 8th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका है थोड़ा डिफरेंट। अब वो डिफरेंट कैसे है कि हम लोग बुक का पूरा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन हम बुक में से कुछ नहीं पढ़ते। यानी हम लोग जस्ट जितनी भी चीजों को पढ़ेंगे वो अपनी नॉर्मल लाइफ से हम पॉइंट्स को उठाकर लेके आएंगे। एंड हम लोगों का पढ़ने का एक नया तरीका ये है कि हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी के माध्यम से। यानी आप लोगों की जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर तो पढ़ाया जाएगा पूरा, जो भी आपके चैप्टर में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन वो सभी चीजें कैसे पढ़ाई जाएंगी? एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से। अब अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कुछ भी रटे ना पूरी साइंस में, आप लोग सब चीजों को समझें, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को सभी चीजें समझ में आएंगी, कुछ भी चीज आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं कि इसका नाम ये क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, और उसके बाद में बढ़ते हैं हम आज की स्टोरी यानी आज की कहानी पर। एक्चुअल में हम लोग पढ़ाई करेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ एक कहानी सुनेंगे और उसी कहानी से आप लोगों को ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? सबसे पहला अपना वर्ड है फसल उत्पादन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन का या फसल उत्पादन का अर्थ होता है फसल को उगाना। क्या होता है स्टूडेंट्स? फसल को उगाना। और इसके बाद में एक वर्ड है जिसका नाम है मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन। प्रबंधन का अर्थ होता है देखभाल करना, फसल की देखभाल करना। तो देखिए, यहां से आप लोगों को चैप्टर का अर्थ तो समझ में आया होगा, चैप्टर का जो नेम है उसका अर्थ समझ में आया होगा। इसका मतलब इस चैप्टर में हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें पढ़ने वाले हैं कि हम जो फसल उगाते हैं वो कैसे उगाते हैं, उसके तरीके क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, फसल में क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, कौन कौन से प्रकार के औजार यूज किए जाते हैं, इन सभी चीजों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड, फसल की देखभाल कैसे की जाती है, कि देखिए फसल को उगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी देखभाल भी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने फसल उगाई, फसल उगाने के बाद में अगर आप लोगों ने उसकी देखभाल नहीं की तो भाई रात के समय में कोई जानवर आएगा, उस फसल को खा जाएगा और आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर जाएगा। इसलिए हमें फसल की देखभाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फसल को कैसे उगाते हैं, उसको उगाने का सही तरीका क्या है, फसल को उगाना और उसकी देखभाल करना, इस चैप्टर का हमारा आज का उद्देश्य है पढ़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की, यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की एक स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, चैप्टर से हटके आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, हम इंसान हैं और हम इस धरती पर रह रहे हैं। अब हम सभी इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता है। क्या ऐसा नहीं है? डेफिनेटली हम सभी इंसानों को किस चीज की आवश्यकता है स्टूडेंट्स? फूड की आवश्यकता है। फूड को हम कह सकते हैं हमारा भोजन। अब देखिए, भोजन की हम सभी इंसानों को भोजन यानी कि फूड की आवश्यकता तो होती है। अब हम इंसान इस फूड की आवश्यकता को पूरा कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर और देखिए कि हम इंसान अपने फूड यानी भोजन की आवश्यकता को पूरा कहां से करते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि हम इंसान अपने खाने की आवश्यकता कहां से प्राप्त करते हैं, कहां से पूरी करते हैं? तो पहला आंसर तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, वो है क्रॉप, यानी कि फसल। क्रॉप इसका मतलब फसल। तो इसी को हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में पेड़ पौधे। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? पेड़ पौधे। तो पहली जरूरत यानी खाने की, हमारे जो फूड है उसकी जरूरत हम कहां से प्राप्त करते हैं, कहां से पूरी करते हैं? क्रॉप से, फसल से या पेड़ पौधों से, एक ही बात है। क्या इसके अलावा सेकंड पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है? जिन स्टूडेंट्स के मन में सेकंड पॉइंट भी आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा, और जिनके मन में नहीं आ रहा है वो भी ध्यान दीजिएगा।
सेकंड पॉइंट है जहां से हम इंसान अपने खाने की पूर्ति करते हैं, खाना प्राप्त करते हैं, वो है एनिमल्स। क्या है स्टूडेंट्स? एनिमल्स। एनिमल्स को हम कह सकते हैं जीव जंतु या फिर हम कह सकते हैं जानवर। अब देखिए, जानवरों से, एनिमल से, जीव जंतुओं से हमें अपना खाना प्राप्त होता है। अब कैसे खाना प्राप्त होता है? आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना जो मिल्क है, हम कह सकते हैं कर्ड है, इट मीन्स हम कह सकते हैं दूध, दही और इसी प्रकार के अन्य बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि हमें कहां से प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स? एनिमल्स से, जीव जंतुओं से। एंड सेकंड, क्रॉप या प्रोडक्शन यानी पेड़ पौधों से। तो आप लोगों को पता ही है कि हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे दालें, फल, सब्जी, ये सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त होती हैं? पेड़ पौधों से, अपनी फसलों से। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और यह भोजन हम इंसान दो जगह से प्राप्त करते हैं, पहला अपनी फसलों से और दूसरा एनिमल्स से। और इसी को देखते हुए स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में ना पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड है, या हम कह सकते हैं फूड या भोजन को प्राप्त करने के तरीकों पे, और वो तरीके कैसे होते हैं उन सभी पर आज का हमारा चैप्टर डिपेंड है। अब देखिए, भोजन हम दो जगह से प्राप्त करते हैं, फसलों से और एनिमल्स से। अब सबसे पहले हम एनिमल्स से जो भोजन प्राप्त करते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज के चैप्टर में इसका बहुत छोटा सा ही जिक्र किया गया है, जो कि आपको चैप्टर के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एनिमल्स या जीव जंतु से खाना प्राप्त होता है ये किस प्रकार से होता है। इसको हम कह सकते हैं पशुपालन। पशुपालन, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए, अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि जानवरों से, जीव जंतुओं से खाना प्राप्त करने के लिए क्या आप लोग रोड पर घूम रहे जीव जंतुओं से खाना प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर तरीके से पशुपालन करना पड़ेगा, यानी एनिमल हस्बेंड्री करनी पड़ेगी, यानी जंतुओं को पालना पड़ेगा। जंतु को पालने के बाद में आपको उनसे जो भी फूड चाहिए, जो भी खाना चाहिए, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आप दूध ले सकते हैं, उससे दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, यानी बहुत सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, अपने एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करना पड़ेगा। एंड पशुपालन की जो विधि है, पशुपालन की विधि से ही हम लोग अपने एनिमल से खाना प्राप्त करते हैं। तो आज का जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन है, जो ये एक तरीका है, इसके बारे में आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन। हम अपने खाने का दूसरा हिस्सा कहां से प्राप्त करते हैं? हम अपने खाने का जो सेकंड पार्ट है वो प्राप्त करते हैं अपनी फसलों से या अपने पेड़ पौधों से। अब जैसे हम एनिमल्स से फूड प्राप्त करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन कर रहे थे, इसी प्रकार से पेड़ पौधों से फूड प्राप्त करने के लिए क्या आप लोग जंगल में जाओगे कि भाई जंगल में गए, सेब तोड़ लाए, आम तोड़ लाए, एप्पल तोड़ लाए, मैंगो तोड़ के ले आए, अंगूर तोड़ कर ले आए? क्या ऐसा करोगे? नहीं कर सकते ना ऐसा। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फसल उत्पादन करना पड़ेगा, यानी क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अगर हमें पेड़ पौधे से खाना चाहिए, भोजन चाहिए। तो इसीलिए जैसे जंतुओं से खाना प्राप्त करने के लिए हम जंतुओं का पालन करते हैं, यानी पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, इसी प्रकार से पेड़ पौधों से खाना प्राप्त करने के लिए हमें खेती करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है स्टूडेंट्स? खेती, यानी फसलों को उगाना पड़ता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फसल को उगाते हैं ताकि हम लोग अपना खाना प्राप्त कर सकें। तो अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या फसलों के भी कुछ प्रकार होते हैं? क्या फसलों को भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है जिसको हम कह सकते हैं खरीफ क्रॉप, एंड सेकंड आता है जिसको हम कह सकते हैं रबी क्रॉप। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन क्रॉप्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप एंड सेकंड है रबी क्रॉप। अब इनको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में? इनको इस बेसिस पर किया गया है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम हर फसल को हर एक मौसम में नहीं उगा सकते। फॉर एग्जाम्पल,
एक पर्टिकुलर फसल को हम बारिश के मौसम में उगाएंगे ताकि वो उसकी अच्छी पैदावार हो, एंड एक पर्टिकुलर फसल को यानी दूसरी फसल को हम शीत ऋतु यानी कि हम कह सकते हैं सर्दियों के मौसम में उगाएंगे ताकि उसकी जो पैदावार है वो अच्छी हो। यानी क्या हर एक फसल को बारिश के मौसम में उगाया जा सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स फसलों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप वो होती हैं जिनको वर्षा ऋतु में या फिर हम कह सकते हैं रेनी सीजन में उगाया जाता है, उन फसलों को हम कहेंगे खरीफ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक ऐसी क्रॉप आप अपने जो विलेज में आपके हम कह सकते हैं दादा परदादा या नाना नानी कोई भी रहते हैं जो क्रॉप यानी फसल उगाते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि वर्षा के मौसम में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। आप उनसे ये चीज पूछ सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। पढ़ने से ज्यादा याद आपको लाइव एक्सपीरियंस करने से होगा। तो अपने नाना नानी या किसी से भी पूछेगा कि रेनी सीजन यानी वर्षा के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। जो फसलें वर्षा के मौसम में उगाई जाती हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? खरीफ क्रॉप। इसी के साथ में जो फसलें शीत ऋतु या फिर हम कह सकते हैं जो फसलें विंटर के मौसम में उगाई जाती हैं यानी सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं, उन फसलों को हम कहते हैं रबी क्रॉप या फिर हम कह सकते हैं रबी क्रॉप हम इट मींस इसको कह सकते हैं। तो देखिए खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। खरीफ क्रॉप वर्षा के मौसम में एंड रबी क्रॉप शीत ऋतु यानी विंटर के मौसम में उगाई जाती है। अब देखिए, अब चाहे वो रबी क्रॉप हो या फिर हो वो खरीफ क्रॉप हो किसी भी प्रकार की, हर एक क्रॉप को उगाने का एक स्पेशल तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ कि मान लीजिए मुझे खेती करनी है या फिर आपको खेती करनी है, फसल उगानी है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो खेती करना आता नहीं है, हमें तो फसल उगाना आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो खेत में बीजों को डाल दूंगा। अब खेत में बीजों को डालने के बाद में मैं उसमें हल चला दूंगा। अब हल चलाने के बाद में मैं उसमें पानी डाल दूंगा। तो क्या मेरी फसल उगेगी? बिल्कुल भी नहीं उगेगी, क्योंकि मैंने पहले बीजों को डाला और उसके बाद में मैंने उस पर हल चला दिया, तो सारे बीज तो खराब हो जाएंगे, फसल कैसे उग जाएगी। वहीं पर अगर मैंने पहले हल चलाया, मिट्टी को ढीला किया, मिट्टी को एक तरह से खेत को जोता और उसके बाद में मैंने बीज डाले और उसके बाद में अगर मैंने इरिगेशन की सिंचाई की यानी पानी डाला, फिर पानी डालने के बाद मैंने खाद डाला, मैन्योर डाला, फर्टिलाइजर डाला और उसके बाद में उसकी देखभाल की, उसके बाद में मैंने वीड्स यानी खरपतवार से उसकी सुरक्षा की, तो ये एक सही तरीका होगा। तो मेरी फसल उग सकती है और उसमें से एक अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, फसल का उत्पादन हो सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि चाहे वो रबी क्रॉप हो या फिर वो खरीफ क्रॉप हो, उसको उगाने के एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप तरीके होते हैं। ऐसा थोड़ी कि आपको फसल उगाने सबसे पहले आप फसल को काटोगे बाद में बीज डालोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस से काम होता है। जैसे आप लोग पहले फर्स्ट क्लास में थे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, इस तरह से आप लोग 8th क्लास में पहुंचे। तो इसी तरीके से फसल को भी उगाने का तरीका होता है, पहले फर्स्ट क्लास का काम पूरा करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6 और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अपना क्रॉप के प्रोडक्शन के स्टेप को पूरा करेंगे। तो क्रॉप के प्रोडक्शन के वो स्टेप क्या हैं उनको समझेंगे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि क्रॉप प्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं टोटल वो स्टेप्स होते हैं 7। कितने स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स? 7। अब वो 7 स्टेप्स जो होते हैं उनको हम काफी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ भी चीज हम रटेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आए। देखो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उगानी है फसल। आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स? फसल उगानी है, नहीं आप लोगों को खेती करनी है। तो खेती करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो मैंने दे दिया एक खेत। ये है भाई आप लोगों का खेत। ये क्या है? आपका खेत। अब इसमें आप क्या करोगे? खेती करोगे। क्या करोगे स्टूडेंट्स? इसमें आप खेती करोगे। अब इसमें खेती करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए ना, वो होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे? अपनी मिट्टी को तैयार करोगे। क्या करोगे स्टूडेंट? इसको हिंदी में कह सकते हैं हम मिट्टी तैयार
करना। सेकंड स्टेप क्या था, देखिए अब आप लोगों को मैंने खेत दिया और उसमें क्या करा, आपने सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया, यानी मिट्टी को जैसे भी ढीला करना है, जैसे भी आपको करना है वो हम लोग जाने कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, मिट्टी को तैयार करोगे। मिट्टी तैयार करने के बाद में स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे, सेकंड स्टेप आता है, मिट्टी को तैयार करने के बाद में आप लोग करोगे सोइंग, यानी आप लोग क्या करोगे, बीजों को बोना, बीजों को बोना, या इसको हम कह सकते हैं बुआई। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, बुआई। थर्ड स्टेप होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को डालना। क्या होता है स्टूडेंट्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को डालना, इसको हम कह सकते हैं खाद और उर्वरक डालना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, मिट्टी को तैयार करना। सेकंड स्टेप क्या है, सोइंग यानी कि बीजों को बोना। थर्ड स्टेप क्या है, मैन्योर या फर्टिलाइजर डालना यानी खाद और उर्वरक डालना। अभी हम डिटेल में इन सभी को समझेंगे, पहले आप लोग स्टेप्स पर फोकस कीजिए। फोर्थ स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, इरिगेशन, यानी इसको हम कह सकते हैं सिंचाई। अब बच्चे सिंचाई। पांचवा स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इरिगेशन यानी सिंचाई। सिंचाई का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि अपनी फसलों को पानी देना, समय समय पर पानी देना, हम इसको कह सकते हैं इरिगेशन। फिफ्थ स्टेप होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इसको हम कहते हैं खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। अब देखिए खरपतवार से सुरक्षा यानी वीड्स से सुरक्षा करेंगे। वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं, इसको भी अभी हम डिटेल्स में जानेंगे। पहले आप लोगों का फोकस होना चाहिए स्टेप्स पर। तो पांचवें स्टेप के बाद में छठा स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कटाई, या इसको हम कह सकते हैं फसल को काटना। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम फसल को काटना। और आज का जो फसल उत्पादन का लास्ट जो स्टेप है वो है सेवंथ स्टेप, जिसको हम कह सकते हैं स्टोरेज। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं भंडारण। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, भंडारण। तो देखिए अगर आप लोगों को फसल उगानी है, अगर आप लोगों को आपका जो ये खेत है इस खेत में फसल उगानी है और उस फसल से अच्छा प्रोडक्शन लेना है, यानी अच्छी फसल अगर आप लोगों को करनी है, तो आप लोगों का क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना पड़ेगा। सेकंड आप लोगों को करना पड़ेगा सोइंग यानी बीजों को, उसके बाद में बोना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को खाद डालना पड़ेगा, उर्वरक डालना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को डालना होगा। इसके बाद में आप लोगों को सिंचाई करनी पड़ेगी, समय समय पर पानी देना होगा अपने खेत को, ताकि आपके जो मिट्टी है वो सूखे ना, पेड़ों को प्रॉपर तरीके से पानी मिलता रहे, यानी आप लोगों को इरिगेशन करनी होगी। इसके बाद में आप लोगों को प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से सुरक्षा करनी होगी। अब ये खरपतवार या वीड्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे आप लोगों ने खेती की उसमें कुछ घास उग गई है ना, कुछ ग्रास उग गई या कुछ अन्य प्रकार के पौधे उग गए, जो पौधे आप लोग चाहते नहीं थे उगाने और जो पौधे आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे पेड़ पौधों के, ऐसे छोटे छोटे अलग अलग दूसरे प्रकार के पेड़ों को जो हम लोग अपनी फसल में उगाना नहीं चाहते, उनको हम कहते हैं खरपतवार या फिर वीड्स। तो वीड्स से सुरक्षा या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स हम कह सकते हैं। इसके बाद में छठा स्टेप होता है हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल को काटना, और फसल को काटने के बाद में फसल को स्टोर करना यानी कि भंडारण करना। ये 7 स्टेप्स होते हैं अपनी फसल को उगाने के। अब इन पूरे 7 स्टेप्स को हम काफी डिटेल्स में समझेंगे कि ये स्टेप्स हैं क्या और इन स्टेप्स में क्या खास बातें हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को तैयार कर रहे होते हैं, जब हम लोग सिंचाई कर रहे होते हैं, जब हम लोग खरपतवार से सुरक्षा कर रहे होते हैं। यानी हर एक स्टेप में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीजों को ना हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में।
तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को करना है हम लोगों को तैयार। अब मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे? देखो, आप लोगों के पास में है आपका खेत। अब आपका जो ये खेत है, इसमें सबसे पहले आप लोग मिट्टी को तैयार करेंगे। मिट्टी को तैयार करने के लिए आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? खेत को जोतेंगे। क्या करेंगे? खेत को जोतेंगे, यानी खेत की जुताई करेंगे। इट मीन्स आप क्या करेंगे? प्लाविंग करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप लोग खेत की जुताई करेंगे, आप लोग खेत की प्लाविंग करेंगे। इसके बाद में अब देखिए, खेत की जुताई करना यानी खेत की प्लाविंग करना क्या होता है कि आप लोग अपने खेत में हल चलाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो जुताई करते किस चीज से? हम हल को चलाकर, यानी हम कह सकते हैं प्लाव को चलाकर। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? अपने खेत की जुताई करते हैं। अब खेत की जुताई करना होता क्या है, कहते हैं किस चीज को है? खेत की जुताई करने का मतलब होता है कि हमारी जो मिट्टी है, जो आपका जो ये खेत है, इसकी जो ये मिट्टी है ना, इसको आप लोग क्या करेंगे? लूज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लूज करेंगे, यानी हम कह सकते हैं ढीला बनाएंगे। और दूसरी बात, दूसरा स्टेप हम कह सकते हैं मिट्टी को उलटना पलटना। मिट्टी को उलटना और पलटना, जिसको हम कह सकते हैं टिलिंग। तो ये होता है स्टूडेंट्स मिट्टी की जुताई करना, खेत की जुताई करना, इसको हम कहते हैं। देखिए, खेत मिट्टी तैयार करना यानी अपनी मिट्टी को प्रिपेयर करना। उसके लिए हम क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं, प्लाविंग करते हैं, जो कि हल की मदद से होती है, प्लाव की मदद से होती है। और होती कैसे? मिट्टी को ढीला बनाना, मिट्टी को लूज करना, मिट्टी को उलटना और पलटना, जिसको हम कह सकते हैं टिलिंग। तो ये होता है खेत की जुताई करना। तो अगर आप लोगों को अपने खेत में, यानी आप लोगों को आपके खेत में अच्छी फसल उगानी है, तो उसके लिए आप लोगों को मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों को अपने खेत में जुताई करनी पड़ेगी। जुताई करने का मतलब क्या होता है? जुताई करने का मतलब होता है मिट्टी को ढीला बनाना, लूज करना, या फिर मिट्टी को उलटना और पलटना ही जुताई कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड, क्या आप लोगों को जो मिट्टी तैयार करनी है, इसमें सिर्फ इतना काम होता है कि मिट्टी की खेत को जोतना, यानी मिट्टी को उलटना और पलटना? क्या इसके अलावा कुछ और नहीं है मिट्टी को तैयार करना? स्टूडेंट, इसके एक्स्ट्रा भी है। इसके एक्स्ट्रा क्या है? अगर आप लोगों को अपनी मिट्टी तैयार करनी है बीजों को बोने से पहले, यानी सोइंग करने से पहले, तो आप लोगों को अपने खेत में अपनी जो मिट्टी है, यानी आपकी जो सॉइल है, उसके मॉइस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मॉइस्चर। मॉइस्चर का अर्थ होता है कि सॉइल के अंदर पानी की मात्रा कितनी है। क्या है स्टूडेंट्स? सॉइल के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, कि हम कह सकते हैं कि इसको इंग्लिश में अगर हम जानना चाहें, अमाउंट ऑफ वाटर। क्या है स्टूडेंट्स? अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी, यानी कि जो खेत है उसकी मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी है। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे इलाके होते हैं, स्पेशली राजस्थान में क्या होता है कि खेती सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम में की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्षा के मौसम में जब पानी पड़ता है ऊपर से, तो हमारा जो खेत रहेगा, जो आपका खेत है, तो आपके खेत में क्या होगा? पानी जो होगा ना, वो खेत में डलेगा, यानी वर्षा का पानी खेत में जाएगा। और जब वर्षा का पानी खेत में जाएगा, तो उसका जो मॉइस्चर यानी कि पानी की मात्रा है, खेत की मिट्टी सूखी नहीं रहेगी, ड्राई नहीं रहेगी, बल्कि खेत की मिट्टी में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आ चुका है। अब जब खेत की मिट्टी में पानी आ चुका है, इट मीन्स अब वह मिट्टी तैयार हो चुकी है हल चलाने के लिए। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे? हल चलाओगे, यानी खेत की जुताई करोगे। और खेत की जुताई करना नहीं, मिट्टी को ढीला बनाना और मिट्टी को उलटना और पलटना। तो ये तो स्टूडेंट्स आपका पहला स्टेप, मिट्टी को तैयार करना। अब आप लोग क्या कर चुके हैं? अपने खेत की मिट्टी को तैयार कर चुके हो। सेकंड, अब आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को करना है सोइंग। इट मीन्स हम कह सकते हैं बीज का बोना। क्या करना है स्टूडेंट्स? अब आप लोगों को बीज बोना है। अब बीज बोने के भी कुछ तरीके होते हैं। ऐसा तो नहीं कि बस आप लोगों ने बीज लिए और भाई खेत में फेंक दिए और हो गए बीज, उग गए बीज, तो ऐसा नहीं है ना। बीज बोने के भी कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। उन तरीकों को सीखेंगे, क्या तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा,
अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, बीज बोना, कि बीज कैसे बोए जाते हैं। इसको कुछ एग्जांपल से समझेगा। देखिए ये है आपका खेत, क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका खेत। अब आप लोगों ने क्या करें, इस तरीके से बीज डाल दिया अपने पूरे खेत में। कैसे डाल दिया स्टूडेंट, देखिए जिस तरीके से मैं ये डॉट डॉट डाल रहा हूँ ना, सपोज कीजिए कि ये आप लोगों ने क्या डाल दिया अपने खेत में, बीज डाल दिए। और इन बीजों को डालने के बाद में आप लोगों ने इनके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी नहीं डाली, यानी आप लोगों ने बीजों को खुला छोड़ दिया। तो होगा क्या कि जब आप लोग बीज बोने के बाद में अपने खेत से वापस जाओगे तो क्या होगा, चिड़िया, कौवा या अपने जो पक्षी होते हैं वो आएंगे और आपके बीजों को उठा के खा जाएंगे और अपना उड़ जाएंगे, फुर्र हो जाएंगे। और फिर वही कहावत पूरी हो जाएगी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी आप लोगों के जो बीज हैं उनको तो चिड़िया खा जाएगी, और जब बीजों को ही चिड़िया खा गई तो आपकी फसल तो फिर बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि बीजों को बोने का जो पहला तरीका होता है ना, वो क्या होता है कि बीजों को बोने के बाद में उनके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी डाली जाती है। यानी मिट्टी से जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको कवर किया जाना चाहिए। जब तक आप लोग मिट्टी से अपने बीजों को कवर नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की फसल अच्छी नहीं होगी। ये एक गलत तरीका होता है अगर आप लोग बीजों को मिट्टी से कवर नहीं करते हैं तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको बीजों को मिट्टी से कवर करना है। ये एक स्टेप होता है बीजों को बोना, यानी बीजों को बोने का एक तरीका होता है। सेकंड, आप लोगों ने अपने बीजों को बहुत पास पास भी नहीं उगाना है। आप लोगों को अपने बीजों को उगाने में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखना है। कितना डिस्टेंस रखना है, वो डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि एक पेड़ अच्छे से अपने पूरे आकार में आ सके। ऐसा ना हो कि इतनी पास पास में बीज हैं कि एक पेड़ दूसरे पेड़ को उगने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तो ये दो तरीकों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब आप लोग बीज बोते हैं, बीजों को आप लोग बोना चाहते हैं तो बात में माय स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जाना कि मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, उसके बाद हमने जाना कि बीजों को बोते कैसे हैं। भाई बीजों को बोते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि चिड़िया खेत ना चुग जाए, यानी आपकी जो चिड़िया है वो खेत के सारे बीजों को खा ना जाए, आपके खेतों को खराब ना कर जाए। इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। और दूसरा, हमें पेड़ों को थोड़ा, बीजों को थोड़ा दूर दूर उगाना होता है, इतना ज्यादा पास पास नहीं उगाना होता। थर्ड स्टेप होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, थर्ड स्टेप की ओर बढ़ने से पहले हम अपने व्हाइट बोर्ड को थोड़ा कर लेते हैं साफ। जैसे अगर आप लोग अपने बीजों को ढकेंगे नहीं मिट्टी से, तो जिस प्रकार चिड़िया आपके खेत को साफ करेगी, इसी प्रकार से हम कर लेते हैं अपने बोर्ड को साफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों का, जिसको हम कहेंगे तीसरा स्टेप, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद एवं उर्वरक डालना। क्या है स्टूडेंट्स, खाद डालना और उर्वरक डालना। अब इस स्टेप को समझेंगे कि होता क्या है खाद और उर्वरक। सबसे पहली बात कि हमें अपने खेत में मिट्टी को तैयार कर चुके हैं, हम अपने खेत में बीजों को बो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने खेत में खाद डालनी है, यानी या फिर उर्वरक डालना है। इनमें से कुछ भी एक जो आप लोगों को पसंद हो वो आप लोग डाल सकते हैं। अब खाद और उर्वरक होते क्या हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने इधर लिख लिया फर्टिलाइजर। क्या लिख लिया स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स। और इधर हमने लिख लिया मैन्योर। क्या लिख लिया, मैन्योर। मैन्योर को हम कह सकते हैं खाद, एंड फर्टिलाइजर्स को हम लोग कह सकते हैं उर्वरक। अब देखिए, इन दोनों में डिफरेंस देखें कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, पहले तो खाद और उर्वरक, फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए, आप लोगों ने खाद का नाम तो सुना ही होगा, जो कि काऊ डंग से बनती है, यानी गाय के गोबर से बनती है। अब गाय के गोबर से बनने वाली जो खाद होती है वो हमारे खेतों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में खाद को डालते हैं। खाद जैसा ही एक पदार्थ होता है उर्वरक,
क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज के समय में हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि इतना सारा काऊ डंग यानी गाय का जो गोबर है वो उपलब्ध नहीं है कि हम लोग खाद बना सकें। और सेकंड चीज, हम लोगों को फसल भी बहुत अच्छी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले तो आप लोग देखिए खाद जाने, खाद क्या होता है, गाय के गोबर से बनती है। इसके बाद में क्योंकि गाय के गोबर से इतनी ज्यादा खाद हम बना ही नहीं सकते कि हम अपने पूरे खेतों का खाद की जो पूर्ति है वो कर सकें। सेकंड, हम लोगों को चाहिए अपनी फसल बहुत अच्छी, तो इसलिए क्या करते हैं, जो इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, उन्होंने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आर्टिफिशियल या फिर हम कह सकते हैं नकली खाद बनाई है। क्या बनाई है स्टूडेंट्स, नकली खाद बनाई है। और इस नकली खाद को हम कहते हैं फर्टिलाइजर या फिर उर्वरक। अब देखिए इसी के साथ, क्योंकि ये हम इंसानों ने बनाई है इसलिए हम इसको कहते हैं मैन मेड, यानी इंसान के द्वारा बनाई गई। अब जो ये फर्टिलाइजर है यानी उर्वरक है, ये फैक्ट्रीज में बनता है, फैक्ट्रीज यानी कि हम कह सकते हैं कारखाने में बनता है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं फैक्ट्री में ये क्या बनता है स्टूडेंट्स, फैक्ट्री या कारखाने में उर्वरक बनाया जाता है और इंसान के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं ये मैन मेड है, यानी हम कह सकते हैं इंसान के द्वारा बनाया जाता है। इसी के अपोजिट अगर हम खाद या मैन्योर की बात करें तो ये क्या होता है, जैसे कि ये तो फैक्ट्री में बनता है, बट ये कहाँ बनता है, अपने खेत के अंदर बनता है, क्योंकि हम खेत में ही तो गाय के गोबर से खाद बनाते हैं। दूसरा, ये इंसान के द्वारा बनता है और ये हमारे खेत में नेचुरली बनता है। कैसे बनता है स्टूडेंट्स, ये नेचुरली बनता है यानी प्राकृतिक तरीके से बनता है और ये इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर में क्या डिफरेंस होता है। सेकेंड डिफरेंस अगर हम बात करें तो जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हमारी जो सॉइल होती है उसको ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, एंड जो ये खाद होता है ये काफी अच्छी मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करता है अपने खेत को या फिर अपनी सॉइल को हम कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हुई बात ह्यूमस एंड ह्यूमस की, कि जो खाद होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छी मात्रा में, एंड जो फर्टिलाइजर होते हैं वो हमारे खेत को, हमारी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रोवाइड करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। सेकंड हम कह सकते हैं, देखिए जिस प्रकार से हम इंसानों को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, हम इंसानों को हमारे खाने से क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसी प्रकार से जो खेत होते हैं यानी फसलें होती हैं उनको मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब होता क्या है कि जो खाद होता है उसमें होते हैं, उसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्लांट के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो खाद के अंदर काफी लेस होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, लेस यानी कि कम होते हैं। इसी के अपोजिट में फर्टिलाइजर्स में जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ज्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि जो लालची इंसान होते हैं, या फिर आज के समय में हम लालची भी नहीं कह सकते, नॉर्मल चीजें अपनी नीड है, जरूरत है। तो देखिए जो मतलब आज के समय में खाद को छोड़कर यानी मैन्योर को छोड़कर फर्टिलाइजर की उर्वरक का इस्तेमाल खेतों में ज्यादा क्यों किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि फर्टिलाइजर या उर्वरक होते हैं उसमें ज्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि पोषक तत्व ज्यादा होते हैं जिससे हमारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। एंड जो खाद होता है उसमें पोषक तत्व कम होते हैं और इसीलिए हमारी फसलें इसके उर्वरक के कंपैरिजन में थोड़ी कम अच्छी होती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आज के समय में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं ताकि हमारी फसलें अच्छी हों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो एक प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसानों को न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सभी चीज क्या है, मिनरल्स एक्सेट्रा होते हैं हमारे ह्यूमंस के न्यूट्रिएंट्स। बट अगर हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड हम कह सकते हैं
पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों ध्यान दीजिएगा। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों चीजें क्या होती है स्टूडेंट्स? प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये खाद में तो कम होते हैं बट फर्टिलाइजर यानी उर्वरक में ज्यादा होते हैं, और इसीलिए आज के समय पे फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का इस्तेमाल खाद के कंपैरिजन में ज्यादा किया जाता है। तो देखिए यहां तक आप लोगों का थर्ड स्टेप क्लियर हुआ होगा कि पहला स्टेप मिट्टी को तैयार करना। अब आप लोग क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अपने खेत में खेती करनी थी, उसके लिए आप लोग क्या कर चुके हैं, खेत में मिट्टी को तैयार कर चुके हो। मिट्टी तैयार करने के बाद में आप लोग बीज बो चुके हो और बीज बोने का तरीका भी आप लोग जान चुके हो, और इसके बाद में अब आप लोग क्या कर चुके हो, खाद और उर्वरक भी डाल चुके हो। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है और आप लोगों को इसका आंसर देना है कि अब आप लोग अपने खेत में खाद डालोगे या फिर उर्वरक डालोगे, यानी फर्टिलाइजर डालोगे या फिर मैन्योर डालोगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब आप लोगों ने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। इसके बाद में एक चीज और जान लेते हैं कि इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा तो होते हैं और इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर होते हैं ये हम कह सकते हैं थोड़े बहुत हार्मफुल होते हैं, यानी कि नुकसानदायक होते हैं, और जो खाद होता है वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है। अब बताइए कि अब आप लोग खाद डालोगे या फिर उर्वरक डालोगे अपने खेत में? चलिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप की ओर, चौथा स्टेप जिसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स इरिगेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इरिगेशन। अब ध्यान दीजिएगा, इरिगेशन यानी कि सिंचाई हमारे खेत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जैसे हम इंसान बिना खाने और पानी के जिंदा नहीं रह सकते, इसी प्रकार से हमारी फसलें भी बिना इरिगेशन यानी बिना सिंचाई के, इट मीन्स बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, और हमारी फसलें खराब हो जाएंगी अगर हम लोग सिंचाई नहीं करेंगे समय समय पर। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमारा फोर्थ स्टेप यानी चौथा स्टेप है इरिगेशन, जिसको हम कह सकते हैं सिंचाई। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? सिंचाई। अब हम लोग इरिगेशन को समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछा कि इरिगेशन यानी सिंचाई क्या होती है, तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर सिंचाई होती है कि हम अपने खेत में पानी डालते हैं, उसको हम सिंचाई कहते हैं। तो क्या सिर्फ अपने खेत में पानी डालने को सिंचाई कहते हैं या फिर इसके अलावा भी सिंचाई कुछ और भी है? तो देखिए हम सिर्फ और सिर्फ खेत में पानी डालने को सिंचाई नहीं कहते। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने मुझसे बोला कि सर खेत में पानी डालने को सिंचाई कहते हैं, तो मैंने क्या करा, एक लोटा पानी लिया और इस खेत में पानी डाल दिया भाई, इस जगह पे एक कोने में छोटे से में, तो क्या इसको सिंचाई कहेंगे? आप बोले नहीं सर इसको तो सिंचाई नहीं कहते। तो मैं बोलूंगा लेकिन आपने तो बोला था खेत में पानी डालने को और मैंने तो पानी डाल दिया। आपने ये तो नहीं बताया कि पूरे खेत में पानी डालना था या फिर कितना सारा पानी डालना था। आपने ये बात तो नहीं बताई ना, आपने तो सिर्फ इतना बोला खेत में पानी डालने को सिंचाई कहते हैं, तो मैंने तो पानी डाल दिया, इसका मतलब मैंने तो सिंचाई कर दी। तो देखिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सिंचाई हम कहते हैं खेत में पानी डालना, पहला पॉइंट पानी डालना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सिर्फ पानी नहीं डालना, पानी पूरे खेत में डाल जाना चाहिए, पानी पूरे खेत में डालना, पूरे खेत में डालना। तीसरा पॉइंट पानी एक निश्चित मात्रा में डालना, एक निश्चित मात्रा में डालना। फॉर एग्जाम्पल क्या पता कोई तो ऐसा कर दे कि पानी खेत में डाले तो बाढ़ ही ला दे, और क्या पता कोई थोड़ा सा ही एक लोटा पानी डाल के आ जाएगा कि हमने सिंचाई कर दी। तो पानी की मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए, यानी पानी का जो अमाउंट है ना वो भी निश्चित होना चाहिए कि कितने अमाउंट में हमें अपने खेत में पानी डालना है। और ये अमाउंट निश्चित होता है खेत की यानी जो
हम कह सकते हैं अपनी जो फसल है उसके नेचर पर, कि भाई किसी फसल को तो ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी फसल को कम पानी चाहिए होता है, और फसल की ज़रूरत के हिसाब से ही हम पानी का अमाउंट सेट कर देंगे कि इतने अमाउंट में हमारी फसल को पानी चाहिए। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं एक निश्चित समय पर भी पानी डालना चाहिए। निश्चित समय यानी हम कह सकते हैं एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में ही पानी डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि भाई देखो, मान लो मैंने अमाउंट फिक्स कर ली कि भाई इतना पानी खेत में डालना चाहिए ताकि मेरी फसल अच्छी रहे, मैंने पूरे खेत में ही पानी डाला और मैंने पानी भी डाला, लेकिन मैं उस पानी को बार बार डाले जा रहा हूँ, बार बार डाले जा रहा हूँ, तो तब भी हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब कहते हैं एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन भी होना चाहिए फसल में पानी डालने का। तो अब आप लोग समझिएगा कि इरिगेशन यानी कि सिंचाई कहते किसे हैं? फसल में पानी डालना, पूरे खेत में पानी डालना, पानी की मात्रा यानी कि अमाउंट सही होना, और एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में पानी डालना। हम इन 4 पॉइंट्स को अगर एक साथ कंसीडर करें, ध्यान में दें, तो इन 4 पॉइंट्स को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। इतनी बात से हमारे स्टूडेंट्स, अब देखिए सिंचाई यानी इरिगेशन की, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को नोट करना है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि सिंचाई के तरीके क्या होते हैं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को साइंस, मैथ्स एंड अदर जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके डेली बेसिस पर टेस्ट देने हैं और एवरी संडे टेस्ट देने हैं, तो हम लोग अपने चैनल पर हर संडे को आप लोगों के क्या है टेस्ट लेकर आते हैं। और अगर आप लोगों को टेस्ट देने हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बने रहेगा वीडियो के अंत तक, ताकि आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। अभी तक स्टूडेंट्स ये बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो देखिए, अब इरिगेशन के तरीके क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तरीके। अब वो तरीके कौन से हैं? वो तरीके हैं 2 प्रकार के। कौन से स्टूडेंट्स? 2 प्रकार के। पहले तरीके तो वो जो आपके दादा परदादा अपनाते थे, यानी पुराने जमाने के लोग अपनाते थे, और दूसरे तरीके वो जो आज के समय के लोग अपनाते हैं। देखिए, मान लो मैंने आप लोगों से बोला कि भाई सिंचाई करनी है, तो आप लोग क्या कुएं में से बाल्टी भर भर के पानी डालोगे? नहीं करोगे ना। आप लोग क्या करोगे? एक मोटर लगा दोगे, क्योंकि भाई आप तो नए जमाने के लोग। बट क्या पुराने जमाने में मोटर होती थी? अगर होती भी थी तो पुराने जमाने के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि भाई वो मोटर लेके आ सके। इसलिए हम सिंचाई के तरीके को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल, यानी हिंदी में इसको कहते हैं पारंपरिक तरीके, और दूसरा होता है मॉडर्न, जिसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक तरीके। देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, पारंपरिक तरीके यानी ट्रेडिशनल तरीके वो तरीके जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे, और मॉडर्न यानी आधुनिक वो तरीके जो नए जमाने में इस्तेमाल होते हैं। अब पुराने जमाने जो सिंचाई के तरीके थे वो क्या क्या थे स्टूडेंट्स? देखिए, पहले तरीके को हम कह सकते हैं मोट, सेकंड तरीके को हम कह सकते हैं ढेकली, थर्ड को हम कह सकते हैं चेन पंप। देखिए, पहला तरीका क्या है स्टूडेंट्स? हम कह सकते हैं पहला तरीका मोट। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? पहले तरीके को हम लोग कह सकते हैं मोट, इसको हिंदी में कहेंगे हम मोट। दूसरे तरीके को हम कह सकते हैं ढेकली, यानी हिंदी में कहेंगे ढेकली। तीसरे तरीके को हम कह सकते हैं चेन पंप, चेन पंप। और चौथे तरीके को हम कह सकते हैं RAHAT, रहट। एंड इससे के साथ अगर मॉडर्न तरीके देखें तो मॉडर्न तरीके में पहला तरीका होता है स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम, और दूसरा तरीका होता है मॉडर्न तरीके में वो है ड्रिप सिस्टम।
स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, पारंपरिक तरीके यानी पुराने जमाने के जो तरीके थे उनमें 4 तरीके हैं, मोट, ढेकली, चेन पंप एंड रहेट। अब इनमें क्या करना है आप लोगों को, देखिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए इमेज दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को या तो कमेंट बॉक्स में इन चारों की इमेज आप लोगों को दिखा दूंगा, या फिर आप लोग क्या करना, आप अपनी बुक को ओपन करना और उनमें इन चारों प्रकार की इमेजेस को देखना, और इमेजेस को देख के आप लोग समझ जाएंगे कि इन चारों प्रकारों में किस प्रकार से सिंचाई की जाती थी। स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम जो कि आज के जमाने के नए जमाने के तरीके हैं, इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए स्प्रिंकल आप लोगों ने फव्वारा देखा होगा, देखो इस प्रकार से एक फव्वारा होता है, उसमें इस प्रकार से थोड़े 2 पाइप टाइप के लगे होते हैं और इनसे पानी काफी दूर दूर तक ऐसे करके जाता है बारिश की तरह, देखा होगा स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने, तो इसको कहते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। अब इससे क्या होता है, इससे पानी की बचत होती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे पानी की बचत होती है, क्योंकि पानी वर्षा की तरह काफी कम मात्रा में जाता है, तो पानी की बचत होती है। तो अगर आप लोगों के प्रश्न में ऐसा सवाल आता है कि पानी की बचत करने के कोई 2 तरीके बताओ सिंचाई के, तो आप लोगों को क्या बताना है, एक तो स्प्रिंकल सिस्टम, दूसरा ड्रिप सिस्टम। क्योंकि स्प्रिंकल सिस्टम से देखिए पानी की बचत होती है, दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए ये है आपका खेत, आप अपने खेत में चारों तरफ क्या डाल दोगे, इस तरीके से पानी के पाइप बिछा दोगे और इन पानी के पाइपों में क्या करोगे, छोटे 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 छेद कर दोगे, बिल्कुल छोटे छोटे से, जिसमें से कि बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा और आपके खेतों को पानी मिलता रहेगा। इससे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, पानी की बचत होती है, जिसको हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। और ये दोनों तरीके हैं मॉडर्न यानी कि आधुनिक तरीके पानी बचाने के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे सिंचाई के तरीके ट्रेडिशनल और मॉडर्न, जिनको हमने समझा। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इरिगेशन के बाद में, जिस स्टेप को हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है, यानी कि खरपतवार से सुरक्षा हम कैसे करते हैं और खरपतवार से सुरक्षा करने के तरीके क्या होते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 5वां तरीका है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी खरपतवार से सुरक्षा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि वीड्स यानी खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार यानी वीड्स स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि ये है आपका खेत, ये क्या है आपका खेत, और आपके खेत में आप लोगों ने उगाया गेहूं की फसल। क्या होगा स्टूडेंट्स, गेहूं की फसल। अब गेहूं की फसल के बीच में क्या होगी, यहाँ पर तो कुछ मात्रा में घास उग गई, क्या हो गई घास, यहाँ पर कुछ मात्रा में कुछ दूसरे प्रकार के अन्य पेड़ उग गए या अदर पेड़ पौधे उग गए। अब आप लोगों ने क्योंकि गेहूं की फसल उगाई थी, आप लोगों को ना तो घास चाहिए ना ही किसी और प्रकार के पेड़ पौधे चाहिए, तो ऐसे पेड़ पौधे जो आप नहीं चाहते इनको हम कह सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स। क्या कह सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। इन अनवांटेड प्लांट्स को यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं अनचाहे पौधे। तो इन अनचाहे पौधों को हम कहते हैं वीड्स या फिर खरपतवार। अब समस्या ये है कि ये अनचाहे पौधे आपके खेत में उग तो गए, अब इनसे हम अपने खेत की सुरक्षा कैसे करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इनसे हमें अपने खेत की सुरक्षा करने की जरूरत ही क्यों है भाई, ये दूसरा पॉइंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनसे हमें सुरक्षा करने की जरूरत क्यों है, ताकि आप लोग सुरक्षा कर सको। देखिए इनसे हमें सुरक्षा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पेड़ों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमने अभी बात की थी, जो कि होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये होते हैं हमारे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है कि हमने गेहूं की फसल की और उसको जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उन न्यूट्रिएंट्स को तो घास खा जाएगी, दूसरे प्रकार के पौधे खा जाएंगे जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, और हमारी जो फसल है वो हो जाएगी कमजोर और वीक। तो हमें अपनी फसल को कमजोर और वीक होने से बचाने के लिए इनको हटाना आवश्यक होता है। अब इन खरपतवारों को यानी वीड्स को हटाने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके, पहला तरीका और दूसरा तरीका। और इन्हीं 2 तरीकों को हम कहते हैं
प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि खरपतवार से सुरक्षा। अब देखिए स्टूडेंट्स, खरपतवार से सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका तो होता है स्टूडेंट्स वीडिंग। पहला तरीका क्या होता है, WEEDING, वीडिंग। और दूसरा तरीका होता है वीडीसाइड्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, वीडीसाइड्स। अब देखिए इन दोनों तरीकों में फर्क क्या है। वीडिंग का मतलब होता है, वीडिंग का अर्थ होता है कि हम एक खुरपी या आप लोगों ने इस प्रकार का, देखो आप लोगों ने इस प्रकार का एक औजार देखा होगा, कहीं ना कहीं तो शायद आप लोगों ने देखा होगा। इस प्रकार से एक औजार होता है, इक्विपमेंट होता है, इस प्रकार से, इसको कहते हैं हम खुरपी, है ना। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं, यानी अपने खेतों में से इन प्लांट्स को ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं और अपने खेतों की सुरक्षा कर लेते हैं खरपतवारों से, यानी वीड से। तो ये तो था पहला तरीका, वीडिंग करना, जो कि खुरपी की मदद से होती है। दूसरा तरीका होता है वीडीसाइड्स। अब वीडीसाइड्स क्या होते हैं, एक ऐसी दवाई होती है जिसका हम अपने खेतों में छिड़काव करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अपने कंधे पे कुछ बोतल टाइप की टांग कर, लटका कर अपने खेतों में कुछ दवाई टाइप की छिड़कते हैं, जो किसान होते हैं। तो वो जो दवाई होती है ना, अगर हम वीडीसाइड्स की बात करें तो एक ऐसी दवाई होती है जो कि अन्य प्रकार के पौधों को उगने ही नहीं देती, घास फूस को उगने ही नहीं देती। तो ये दो तरीके होते हैं खरपतवार और वीड से सुरक्षा प्राप्त करने के, यानी सुरक्षित रहने के। इसके बाद में 5 होगी स्टूडेंट्स, छठे तरीके की ओर ध्यान देंगे। और हमारा चैप्टर अब जस्ट खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का चैप्टर बचा है, बस जस्ट थोड़ी देर और ध्यान दे दीजिएगा। मुझे पता है कि काफी लंबा समय हो चुका है और अब आप लोगों का ध्यान थोड़ा बहुत चैप्टर से भटक रहा है, तो कोई नहीं, 2 मिनट की बात और है, ध्यान दीजिएगा। छठा तरीका और 7वां तरीका। छठा तरीका होता है स्टूडेंट्स फसल की हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को कह सकते हैं कटाई। अब देखिए कटाई तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, आप लोगों को क्या करना है, बस फसल को काट लेना है। फसल को काटना ही फसल की कटाई कहलाता है, या फिर फसल को काटना ही फसल की हार्वेस्टिंग कहलाता है। बट फसल की हार्वेस्टिंग होती किस चीज से स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फसल की हार्वेस्टिंग होती है, सिकल नाम का एक उपकरण होता है, सिकल नाम का एक तरीके से हम कह सकते हैं इक्विपमेंट होता है। और वो कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार से एक इक्विपमेंट होता है ऐसे, जो कि आप लोगों ने साउथ की मूवीज में अक्सर देखा होगा, जिससे साउथ की मूवीज में लड़ाइयां लड़ते रहते हैं लोग। तो इस प्रकार का जो औजार होता है इसको हम कहते हैं शिकल, और इससे हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग यानी अपनी फसल की कटाई हम लोग करते हैं। इसके बाद आता है एक फसल की कटाई के अंदर ही एक स्टेप और आता है, जिसको हम कहते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या आता है स्टूडेंट्स, विनोइंग। विनोइंग का अर्थ होता है कि अपनी फसल के जो दाने हैं उनको भूसे से अलग करना, जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपनी इससे पहले वाली क्लासेस में, कि जैसे ऊपर से एक महिला ऐसे करके अपनी फसल के जो बीज है उनको नीचे गिरती थी और इधर से हवा चलती थी, उससे क्या होता, जो भूसा है वो अलग होता था और दाने वो नीचे गिर जाते थे। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, विनोइंग। विनोइंग पहले जो नॉर्मली ऐसे की जाती थी और आजकल ये मशीनों के द्वारा भी की जा सकती है। एंड इसके बाद में लास्ट स्टेप है स्टूडेंट 7वां, जिसको हम कहेंगे स्टोरेज। क्या है स्टोरेज, जिसको हम कह सकते हैं भंडारण। भंडारण, अब ये भंडारण वो भंडारण नहीं जो आपके मंदिरों में होता है। इस भंडारण का मतलब है, यानी स्टोरेज का मतलब है कि आपको अपनी फसल को स्टोरेज करके रखना है, ताकि आपकी फसल कीड़े मकोड़े से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से, बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से सुरक्षित रह सके। ऐसे अपनी फसल को रखना कहलाता है स्टोरेज। अब अपनी फसल को स्टोरेज करने के एक तरीका तो है साइलोज। क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इधर लिख देता हूं मैं आप लोगों को फसल को स्टोर करने का, SILOS। क्या है स्टूडेंट्स, साइलोज। अब ध्यान दीजिएगा साइलोज होते क्या हैं। देखिए साइलोज बड़े बड़े ऐसे कंटेनर होते हैं, स्टील के या लोहे टाइप के कंटेनर होते हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, जिनमें हम लोग अपनी फसलों को सुरक्षित करके स्टोर करके रखते हैं, और इन्हीं कंटेनर्स को कहा जाता है साइलोज। ये कंटेनर्स आपकी बुक में एक इमेज भी दिखाई गई है, उस इमेज को आप लोग देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो चैप्टर है इसको काफी डिटेल्स में समझने की कोशिश की। एंड हमने अपनी तरफ से कोशिश किया कि हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा हो। एंड अगर कोई पॉइंट स्किप हो गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस पॉइंट को पूछ सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके।